लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सच बोलिए, सच लिखिए, चाहे जैसे आपसे बने। व्यंग में लिखें, कविता में लिखें, कहानी में लिखें, भाषण में बोलें, सच बोलिए। सच की अपनी बड़ी ताकत होती है। लॉकडाउन ने घर में रहने की आदत डाल दी जो लोगों में थी नहीं। रचनाओं में मैं कहता हूँ जिसने रामचरितमानस नहीं पढ़ी उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि हम अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाना नहीं चाहते। मेरे खुद 4 पोते पोतियाँ हैं, वे सब सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और मेरी कोई सुनने वाला नहीं है उनमें से। वे वहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि अंग्रेजी के बिना कैरियर नहीं है इस देश में। और अंग्रेजी है अगर तो संसार भर में चले जाओ, कनाडा उड़ जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, लंदन में नौकरी मिल जाएगी और दुनिया भर की फर्में बटोरती फिर रही हैं, तो उसका बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव पड़ा हुआ है। हर घर में अगर रामचरितमानस मिल जाएगी आपको, अगर उसको बच्चों को पढ़ने को दिया जाए कि अर्थ सहित पढ़ो, तो उनकी हिंदी भी सुधरेगी और बोलियाँ भी, क्योंकि अब जो रामचरितमानस है उसमें अवधी, ब्रज और बुंदेली का मिश्रण है। तो जिन लोगों का शुद्धतावादी आचरण ज़्यादा है और हल्ला मचाते रहते हैं, उनको भाषा का, व्याकरण का, लिपि का और बोली का कोई सम्यक ज्ञान नहीं है। अगर मैं टाइम मशीन में बैठ गया तो मैं पसंद करूँगा कि मैं तुलसीदास के ही समय में पहुँच जाऊँ। और जो मैंने आपको निराला ने जिस राम की वंदना से मनोहरा के सामने हथियार डाल दिए थे और गीतावली में वो मिलती है वंदना, तो मैं चाहूँगा कि उसको लगभग दुगना कर दिया जाए। नमस्कार, ये डूडलिंग वर्ड्स का विशेष पॉडकास्ट है दास्तां कहते कहते। मेरा नाम है वरुण प्रधान और आज जिन शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, या फिर यूँ कहें कि उनका परिचय इतने अल्प समय में दे पाना बड़ा कठिन काम है। वरिष्ठ व्यंग्यकार, स्तंभकार, साहित्यकार, शिक्षक प्रोफेसर सुरेश आचार्य जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितना कुछ बदला इस लॉकडाउन में रचना कर, क्या आप इन दिनों कर रहे हैं? बहुत अच्छा समय रहा, बहुत बढ़िया बदल गया। जो लोग दिन भर सड़क पर घूमते थे वे घर में रहने लगे और होटलिंग करके खाते थे जो लोग, उनने होटलिंग छोड़ दी। अब कई दिनों से होटलें खुली हैं, मगर मैं आते जाते देखता रहता हूं कि भीड़ उन पर वैसी नहीं रहती है। तो चटोरों के लिए भी सुधार दिया है लॉकडाउन ने। और लॉकडाउन ने घर में रहने की आदत डाल दी जो लोगों में थी नहीं। ये भारतीयता में सामाजिक इतनी ज़्यादा सामाजिकता है कि लोग घर में रहते ही नहीं हैं। सबके अपने अपने मित्र हैं, ग्रुप हैं, समुदाय हैं, उनके बीच में घूमते रहते हैं। घर आते हैं खाना खाने, नहाने, सोने के लिए बस। तो अब लॉकडाउन ने सिखाया कि अगर अब आप घर में नहीं गए तो आप बाहर की बजाय भीतर चले जाएंगे ज़मीन के। इसलिए डर की वजह से, भय के सिवा और कोई कारण नहीं है इस अनुशासन का। यह जो बड़ा अनुशासन आया है भय के कारण आया। अब मेरी समझ में आया कि अनुशासन लाने के लिए पुलिस में, फौज में और स्कूलों में डंडे का इस्तेमाल क्यों होता था। जी बिल्कुल ठीक बात है। नामवर जी एक बड़े आलोचक रहे हैं, उनसे एक किसी साक्षात्कार में पूछा गया था कि साहित्य में और मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में जब लेखक बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका साथ छोड़ दिया जाता है। आप इस बात पर क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नामवर जी मेरे अग्रज थे, सागर विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे कुछ समय, और जब मैं प्रोफेसर हुआ तो वो विषय विशेषज्ञ के रूप में थे और बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार थे, अच्छे समीक्षक थे। लेकिन यह अवधारणा ही पश्चिमी है कि बूढ़े लोगों को छोड़ देते हैं। ये ओल्ड हाउस जो बने हैं वे लंदन की सलाह पर बने हैं, वृद्धाश्रम बने हैं जो वे लंदन की सलाह पर बने हैं। अधकचरे अंग्रेज़ों की क्रिएटिविटी है, वो जो हैं तो भारतीय लेकिन ज़रा अंग्रेजी पढ़ गए। तो उससे हमारे यहाँ एक कहावत है कि कम पढ़े सो हर से गए और ज़्यादा पढ़े सो घर से गए। तो ये उन्हीं लोगों का किया धरा है।
हम ऐसे देश के लोग हैं जहाँ मृत पितरों के लिए भी 15 दिन तर्पण किया जाता है। और जब औरंगजेब ने शाहजहाँ को अब जेल में बंद कर दिया था तो शाहजहाँ ने ये कहा था कि अरे बेटे, तुझसे अच्छे वे काफिर हैं जो अपने मरे हुए बाप दादों को पानी दिया करते हैं 15 दिन तक। तो ये अवधारणा हमारी है ही नहीं। मैं नहीं जानता नामवर जी ने क्या उत्तर दिया, लेकिन इसी से मिलता जुलता उत्तर दिया होगा उनने। बेशक। हमारे जीवन में कलाओं का कितना महत्व है? यदि हम समाज से कला हटा दें तो क्या समाज की परिकल्पना रहेगी? जैसे आदमी की रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो उसका चलना फिरना सब बंद हो जाएगा और मिट्टी के लोंदे की तरह एक जगह रखा रहेगा। उसी तरह कला निकाल दें तो मनुष्यता का हाल होगा। असल में हम और आप जो कपड़े पहने हैं वे भी कलाकारी से बने हैं। जो चश्मे हमने लगा रखे हैं वे भी मनुष्य की कला है। और हम अगर जो कटिंग करने वाले हैं ये ना होते तो हम लोग सब अपने बाबा लोगों की तरह जटाजूट लिए और दाढ़ी रखाए हुए विश्वामित्र मुनि बने घूमते। तो कला जो है हर जगह है, उसको देखने की ज़रूरत है। और अगर बाकी बड़ी कलाएं, चित्रकला, संगीत कला, भाषण कला, कविताएं, साहित्य, ये सब कलाएं जो हैं मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग हैं। एक तरह की तृप्ति देती है आदमी को कला। और कई लोग आपने देखा होगा कि फटे कपड़े पहने सड़कों पर बढ़िया बांसुरी बजाते हुए चले जाते हैं। न उन्हें खाने की चिंता है, न किसी से मांग रहे हैं। कभी कोई बढ़िया सारंगी बजाता चला जाता है। तो ये कला अपने आप में पुष्ट करती है, वो सरस्वती की बड़ी कृपा की तरह उतरती है। और कला सबके भाग्य में नहीं होती। जिससे सरस्वती प्रसन्न होती हैं वो उस पर कला की कृपा करती हैं। मैं देखता हूँ कि ऐसे तो अवसर बहुत कम आते हैं कि जिसमें किसी के रचना कर्म को पढ़कर हमारी अवधारणाएं बदल जाएं। या मैं और स्पष्ट रूप से कहूँ तो शायद बहुत ज़्यादा साहित्य से समाज बदलता हो, ऐसा नहीं है दरअसल। तो फिर ऐसी क्या वजह है जो लेखकों को आकृष्ट करती है? मैं तुलसीदास जी को स्मरण करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतर मन के सुख के लिए तुलसी राम का यह चरित्र लिखता है। और भाषा मति मंजुल मातन होती। भाषा इसकी जो सुंदर हुई है वो इसी कारण से हुई है कि मैं अपने मन की शांति को लिखता हूँ। और गालिब जो हैं वे बड़े मज़े से कहते हैं कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। दुनिया मेरे सामने बच्चों के खेल के मैदान की तरह है। होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। सुबह शाम पूरा तमाशा चलता रहता है संसार का। तो कोई भी रचना कोई अवधारणा में परिवर्तन नहीं कर सकती। अवधारणाएं हर आदमी की अलग होती हैं और होना भी चाहिए। क्योंकि संस्कृत के गुरु कह गए हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अलग अलग मुंडों में अलग अलग बुद्धि होना चाहिए। कुंडे कुंडे नवम पया। अलग अलग कुओं में अलग अलग जल होता है। लोक में जो है अलग लोकाचारई शनई शनई और नवा वाणी मुखे मुखे। धीरे धीरे लोकाचार बदलते जाते हैं और नई नई वाणी हर मुख में आती है। तो मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पया। और हर कुएं में जैसे नया वो होता है, इसी तरह हर मस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न होते हैं। और अगर हर मस्तिष्क में नए विचार ना होते तो पूरी दुनिया या तो लाल होती, या पूरी दुनिया पीली होती, या तिरंगा होता, या पूरी दुनिया हरी होती। तो विभिन्न विचारों के कारण ही यह चश्मे जो हैं हम नहीं लगाते हैं। विचार ना हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और अवधारणाएँ तो हम बनाते हैं। मनुष्य अवधारणाएं बनाता है, बनी बनाई तो आती नहीं ना, अल्लाह मियाँ बना के भेजते हैं। हम अपनी तरफ से अवधारणाएं बनाते हैं कि भाई सब में संपत्ति का समान विभाजन होना चाहिए, सबको भोजन, सबको मकान, सबको वस्त्र होना चाहिए। ये अवधारणाएं सामान्य हैं। और परोपकार जो है वो सबसे बड़ी अवधारणा है। इस पर सभी सहमत होंगे। बेशक। आचार्य जी, आप खुद एक बहुत लंबे समय तक आचरण के लिए स्तंभ लिखते रहे, आचार्य उवाच के नाम से। अभी भी लगातार आप अखबारों के लिए लिखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदी समाचार पत्रों में जो संपादकीय आ रहे हैं उनको अब उतना नहीं पढ़ा जा रहा है जितना अंग्रेज़ी के एडिटोरियल्स को पढ़ा जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये लॉबी सिस्टम है या साहित्यकारों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं? मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि हम अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाना नहीं चाहते। मेरे खुद
4 पोते पोतियां हैं, वे सब सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और मेरी कोई सुनने वाला नहीं है उनमें से। वे वहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि अंग्रेजी के बिना कैरियर नहीं है इस देश में, और अंग्रेजी है अगर तो संसार भर में चले जाओ, कनाडा उड़ जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, लंदन में नौकरी मिल जाएगी और दुनिया भर की फर्में बटोरती फिर रही हैं। तो उसका बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव पड़ा हुआ है। उस सामाजिक प्रभाव के चलते अंग्रेजी बढ़िया हो गई है बहुत से बच्चों की। 10th 12th के बच्चे हम और आपसे अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे और लिखेंगे और उनकी हैंडराइटिंग भी बढ़िया है, तो वो विचार प्रधान जब लिख कर भेजते हैं। दूसरी बात, हिंदी में रफ स्टफ भी बहुत बढ़ रहा है। और तीसरी बात यह है कि भारतीयता में एक चीज़ ज़रूर है कि अगर चाचा जी मिनिस्टर हो गए तो फिर कुल ख़ानदान के सब लोग बढ़िया नौकरी में लग जाएंगे, वे उसके योग्य हों या ना हों। और भी कई चीज़ें प्रभावित करती हैं, बहुत सी जो योग्यता को खारिज करती हैं और उसकी जगह पर जाति को, धर्म को, दल को, परिवार को, इनको महत्व दे देती हैं। उससे ये सारा नुकसान होता है। लेकिन एक बात है, हिंदी के अखबार आज भी अंग्रेजी अखबारों की तुलना में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। अगर उनकी बिक्री पर आप ध्यान दें तो आपको लगेगा कि भले संपादकीय लोगों ने खारिज कर दिया हो, हिंदी के अखबार खारिज नहीं किए अभी। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो गैप है हिंदी और अंग्रेजी में, जो ख़ास तौर पर युवाओं में, बेशक अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन हम अपनी मातृभाषाओं की तरफ कैसे आएँ? हिंदी और हमारी जो बोलियां हैं, जैसे हम लोग बुंदेली हैं या बघेली हैं, उनकी तरफ भी, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं या किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए? हर घर में अगर रामचरितमानस मिल जाएगी आपको, अगर उसको बच्चों को पढ़ने को दिया जाए कि अर्थ सहित पढ़ो, तो उनकी हिंदी भी सुधरेगी और बोलियां भी। क्योंकि अब जो रामचरितमानस है उसमें अवधी, ब्रज और बुंदेली का मिश्रण है। तो रामचरितमानस के रचनाकार भी बड़े कवि हैं, तुलसीदास। वे तो 1554 में विक्रम संवत में पैदा हुए और 1680 में मरे। बहुत लंबी आयु पाई उन्होंने, और उन्होंने 1631 विक्रम संवत में रामचरितमानस लिखी। संवत 1631 करो कथा हरिपद धर सीसा। तो इतने वर्षों के बाद भी अभी तक रामचरितमानस मौजूद है। ये भी नहीं मालूम कि किस बारिश को उसकी रॉयल्टी मिल रही है, कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन हर घर में आपको तलाशी ले लीजिए तो 90% हिंदू मकानों में रामचरितमानस मिल जाएगी, और मुस्लिम घरों में भी मिल जाएगी। वे उसका अर्थ समझने के लिए, मज़े के लिए पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। अजहर हाशमी जैसे मेरे एक मित्र हैं इंदौर में, रतलाम में, प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए। वो यहाँ बाबूराव व्याख्यान माला में भाषण देने आए थे भारतीय संस्कृति पर। तो आते ही उन्होंने जिस तरह से संस्कृत में वेद पाठ किया तो तमाम पंडित एकदम सिकुड़ के बैठ गए, और उन्होंने बड़े कंठ से तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस के संस्कृत श्लोक भी पढ़ के सुनाए। तो मतलब ये रचना बड़ी कीमती है। दूसरी, वीर भाव जो है आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा आल्हा में। आलखंड भी बुंदेलखंड में लिखा गया। तो रचनाएं जो हैं वे बोलियों को बचाने में समर्थ हैं। लेकिन अंग्रेजी पढ़कर आए लोगों ने तुलसीदास कोर्स से खारिज, जगने कृतालखंड कोर्स से बाहर, बहुत सी चीज़ें कोर्स से काट के अपने भैया, कक्का, दादा की रचनाएं लिखवा दी, उसमें शामिल करवा दी, क्योंकि उससे उन्हें बड़े आर्थिक भुगतान होते हैं। एक किताब अगर पूरे देश में चल गई तो आप समझिए कि लिखने वाले का एक ही लेख उसमें आ गया तो उसको 5-10 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। ये वजह है हमारे यहाँ आर्थिक कदाचार के कारण साहित्य को, बोलियों को, भाषा को, सबको कुछ ना कुछ क्षति हुई है। यदि टाइम ट्रैवल जैसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास होती, समय की यात्रा की बात करें, तो आप ऐसा कौन सा किरदार है, किस रचनाकार का लिखा हुआ कोई ऐसा चरित्र हो जो आप जीना चाहेंगे? और दूसरा प्रश्न इसी में मैं ये भी जोड़ता हूँ कि किसी रचनाकार की किसी रचना में संशोधन या परिवर्तन यदि आप करना चाहें तो? अगर मैं टाइम मशीन में बैठ गया तो मैं पसंद करूंगा कि मैं तुलसीदास के ही समय में पहुंच जाऊं। और जो मैंने आपको निराला ने जिस राम की वंदना से मनोहरा के सामने हथियार डाल दिए थे और गीतावली में वो मिलती है वंदना, तो मैं चाहूँगा कि उसको लगभग दुगना कर दिया जाए।
जितनी हैं उससे उसको दुगना कर दिया जाए, ये एकमात्र संशोधन मैं करना चाहूँगा। और दूसरी बात, मैं उनके शरीर में रहते हुए अगर मुझे उनकी जैसी काया मिल गई तो उन कारणों की खोज करना चाहूँगा जिनसे उनने 28 साल की उम्र में अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। ये उसके बाद भी लगभग 97-98 साल जीवित रहे। बहुत लंबा समय तुलसीदास ने गंगा के घाट पर काटा, तो वो भी उन कारणों की मैं तलाश करना चाहूँगा। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास इकलौते शायद ऐसे कवि हैं पूरी दुनिया में जिनको पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ लोग तक कोट करते हैं। कालिदास शायद नहीं करेंगे, सूरदास को नहीं करेंगे या शेक्सपियर को, ये सिर्फ एलिटों के कवि हैं। तो ऐसा क्या अलग है तुलसीदास जी का जो उन्हें इतना तुलसीदास जन सामान्य में हैं खुद भी, और हम और आप जैसा ही उनका व्यवहार है। जो किंवदंतियाँ हैं वो ये कि बनारस गए थे, अमृतलाल नागर ने इसका उल्लेख किया है मानस के हंस में। बनारस गए तो वहाँ गंगाराम उनके एक मित्र थे, ज्योतिषी थे। बनारस में नवाबी शासन था, नवाब ने सारे ज्योतिषी पकड़ के बंद करा रखे थे, क्योंकि उसका साहिबजादा गया था नवाबजादा शिकार करने, लौटा नहीं था, 2-3 दिन हो गए। तुलसीदास उसी समय गंगाराम जी के यहाँ पहुँचे तो पता किया कहाँ हैं, तो पता लगा नवाब ने पकड़ मंगाया है और कहा है कि अगर गलत निकली ज्योतिषियों की बात तो सर कलम करवा दिए जाएंगे। तो तुलसीदास वहीं से चले गए, और वे बड़े ज्योतिषी भी थे। तो तुलसीदास ने कैलकुलेट करके बताया कि आपका बेटा 2.5 घड़ी बाद, यानी लगभग 60 मिनट, 1 घंटे बाद आ जाएगा और सकुशल है। और वो 1 घंटे बाद नवाबजादा सकुशल आ गया, और उसने बताया कि फलां जगह बहुत बारिश हुई, सो बाढ़ में फंस गया था। नवाब इतना खुश हुआ कि उसने 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं तुलसीदास को दी। उनने आधी उसमें से तुरंत अपने मित्र गंगाराम जी को दे दी कि आपका जजमान है जी नवाब। आधी बची लेके चले, तो एक वहाँ मंदिर था बनारस में, उस मंदिर को 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, जर्जर था कि इसको बनाइए। तो उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा चला गया। फिर उनके एक मित्र थे यादव, जो हमेशा बॉडीगार्ड की तरह बाबा के साथ रहते थे, 12,500 स्वर्ण मुद्राएं उनकी लड़की के विवाह को दे दी। कुल मिलाकर 12,500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर पहुँचे। तब तक यह खबर पहुँच चुकी थी रत्नावली के पास कि 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। तो आग बबूला हो गई पत्नी, और ऐसी विकट कलह हुई कि घर छोड़ के चली गई। भाई का तो जो है फिर कई चीज़ें ढांकी जाती हैं, लीपा पोती होती है, तो वह चली गई। और उस उपन्यास के आधार पर अपन इस पर विश्वास करने का मेरा मन करता है कि मूल झगड़ा अर्थ का था। और फिर बाबा उससे इतने खिन्न हुए कि इतनी कटुता आ गई दोनों के बीच में कि फिर साथ रहना संभव नहीं था। तो उन्होंने रात में नवाब का दिया हुआ शाल अपनी ससुराल में ही अपने सोते हुए बेटे तारापति को उड़ाया, और 2 बजे रात में दरवाज़ा खोल के निकल गए। पैदल चित्रकूट तक गए, और उसके बाद में बेहोश होकर गिर गए। फिर वहाँ पर उनके लिए दर्शन हुए एक स्त्री के। वो अलग कथाएं हैं, पूरी मानस के अंश में पढ़िए। गोस्वामी जी ने मानस में अरबी के भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन आजकल हम देखते हैं एक अलग तरह का प्यूरिटन कल्चर चलता है, शुद्ध की हमें शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलनी चाहिए या शुद्ध अरबी वाली जो उर्दू है वो बोलनी चाहिए। तो ये जो भाषाई विवाद है, देखिए उर्दू जो है हमारी अपनी भाषा है। उर्दू हिंदी की एक शैली मात्र है। जो लोग समझते हैं कि अरबी में लिखी हुई है, तो अरबी तो लिपि है वो। अंग्रेजी में रोमन में आप हिंदी लिख लीजिए, उर्दू संस्कृत जो चाहें लिख दीजिए। तो स्क्रिप्ट इज़ डिफरेंट, लैंग्वेज इज़ डिफरेंट एंड डायलेक्ट इज़ डिफरेंट। तो बोली, भाषा और लिपि अलग अलग चीज़ें हैं।
तो जिन लोगों का शुद्धतावादी आचरण ज़्यादा है और हल्ला मचाते रहते हैं, उनको भाषा का, व्याकरण का, लिपि का और बोली का कोई सम्यक ज्ञान नहीं है। वो राजनीतिक कारणों से चलने वाले हल्ले हैं और उनका साहित्य के और भाषा के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, हम देखते हैं हर साल जैसे अंग्रेजी के शब्दकोश में हर साल नए शब्द ऐड होते हैं और हिंदी में हटा दिए जाते हैं। तो नहीं, हिंदी में वैसे लोग अब बचे नहीं हो। देखिए, हिंदी अब वैसी रह नहीं गई। हिंदी और हिंदुस्तानियों की हाजमा शक्ति बहुत बड़ी है। हमने सब हजम कर लिया। आर्य आए, अनार्य आए, शक आए, हूण आए, पठान आए, मुगल आए और अंग्रेज आए, सबके कल्चर में से हमने थोड़ा थोड़ा लिया और जो अच्छा लगा वो सब हजम कर लिया और तब जाके ये आज का हिंदुस्तान बना, आज की हिंदुस्तानी भाषा बनी। वरना हिंदी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानना पड़ेगी आपको। उसके पहले अवधी या ब्रजमानी है। तो हिंदी जो है उसकी हाजमा शक्ति में मानता हूँ कि बहुत विकट है। शर्ट है, पैंट है, वॉच है, चश्मा है, फारसी से ले लिया, स्कूटर से आए हैं, रेलगाड़ी पकड़ना है, स्टेशन जा रहे हैं, बुकें हेरा गईं। यानी इसमें आपको अंग्रेजी और बुंदेली और हिंदी सब मिल जाएगी। अपन तो भैया सिंपलताई से रहते हैं। ऐसे बहुत से वाक्य मैंने सुने हैं यूनिवर्सिटी में बोलते हुए बच्चों को, जिनके आधार पर मैं कहता हूँ कि हिंदी धीरे धीरे हजम कर रही है और सब चीज़ें हजम हो जाएंगी। अब आप कार को क्या कहेंगे? कार तो अंग्रेजी का शब्द है। स्कूटर को क्या कहेंगे? पेन को क्या कहेंगे? शर्ट को क्या कहेंगे? पैंट को क्या कहेंगे? स्वेटर को क्या कहेंगे? कोट को क्या कहेंगे? तो ये सब जो शब्द हैं अंग्रेजी के, हिंदी ने हजम कर लिए, हजम हो गए ये सारे शब्द। आचार्य जी, हम देख रहे हैं कि ये जो समय है लॉकडाउन का, पिछले 2-3 महीने का, कहीं ना कहीं घनघोर निराशा का दौर है। लोग अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं। अभी हाल ही में बहुत सारी हमने खबरें पढ़ी कि फला कलाकार ने आत्महत्या की या उस तरह का। तो साहित्यिक अभिरुचियां जो हैं वो हमें किस तरह अवसाद से बचा सकती हैं और किस हद तक जाकर वो हमें या कितना हमारा अवसाद कम कर सकते हैं? देखिए, मैं हरिशंकर परसाई की एक लघु कथा आपको सुनाऊं कि कविवर अनंग मृत्युशैया पर थे और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा कि कह नहीं सकते जी कब तक बचेंगे। लड़का उनका दूर था, बाहर लड़का था। उसने, पड़ोस के लोगों ने कहा इनका लड़का बाहर है, जब वो आ जाएगा तब तक किसी तरह डॉक्टर साहब बचाइए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं बच सकता। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करिए कि आप लोग संभालिए, मैं चला। डॉक्टर चले गए। तो कवि के एक मित्र थे, उन्होंने कान में झुककर कहा, अरे अनंग जी, अब आप तो जा ही रहे हैं, अब आपके ललित कंठ से कविता सुनने कब मिलेगी, तो एक कविता तो सुनाते ही जाइए। तो अनंग जी ने कविता सुनाना धीरे धीरे बुदबुदाना शुरू किया, फिर बड़े कंठ से गाने लगे और पड़ोस के लोग दरवाजे ढक के लटका के चले गए। सुबह जब आके दरवाजे खोले तो उनके मित्र बेहोश पड़े थे और अनंग जी खाट पर बैठे कविता पाठ कर रहे थे। तो अवसाद दूर करने की ताकत तो बहुत है साहित्य में, मगर दिक्कत क्या है, हिंदी कविता के श्रोता नहीं है। और दूसरी बात जो है, अगर व्यंग और हास्य का इस्तेमाल किया जाए तो अवसाद दूर हो जाता है। व्यंग और हास्य जो हैं वे अवसाद का उपचार हैं, दवाइयाँ हैं। आपने परसाई जी का नाम लिया, आपने काफ़ी समय उनके साथ बिताया है। वे एक तरह से आपके अग्रज जैसे थे और हमारे यहाँ सृजन पीठ में भी थे। कोई संस्मरण यदि आप परसाई जी का हमें सुनाना चाहेंगे? हम परसाई जी सागर विश्वविद्यालय में बाद में रहने आए। 1970-71 में मैं जबलपुर में 1533 नेपियर टाउन में उनके पास जाता था रोज़ नियम से। मेरी बड़ी बहन जबलपुर में थी और मैं परसाई पर एमए का लघु शोध प्रबंध लिख रहा था। तो चौथे पेपर के रूप में वो जमा करना पड़ता है। अब तो वो शायद परंपरा ख़त्म हो गई। तो लघु शोध प्रबंध के सिलसिले में परसाई जी उन दिनों बड़े तेज तर्रार और उभरते हुए व्यंगकार थे। तो मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे समय लिया। उनने कहा अब आप एक काम करिए, रोज़ शाम को 7 बजे आइए। तो रोज़ शाम को 7 बजे मैं पहुंच जाता और लिखने लगता। परसाई जी उन दिनों वाइट हार्स नाम की अंग्रेजी शराब पिया करते थे रोज़।
तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई आचार्य क्या तुम पीते हो कि नहीं? तो मैंने कहा कि सर मैं तो नहीं पीता, मैं तो खाँटी पंडित का बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा पंडित का बेटा तो मैं भी हूँ, लेकिन शाम को क्या प्रॉब्लम होती है, तुम्हें मैं बुलाता हूँ तो मैं एक सफ़ेद घोड़े पर सवार रहता हूँ और तुम पैदल चलते हो, तो अपनी बात नहीं हो पाती, इसलिए तुम कल से सुबह आया करें 9 बजे। दूसरे दिन से मैं 9 बजे सुबह गया और वो शोध कार्य कंप्लीट हुआ और सागर विश्वविद्यालय में जमा हुआ बाद में 71 में। आपने लगभग 40 वर्ष विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और अलग अलग आप पदों पर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो हमें कविताएं पढ़ाई जाती हैं हमारे पाठ्यक्रमों में, खास तौर पे स्कूल शिक्षा की मैं बात करूं तो वो सप्रसंग व्याख्या कीजिए जैसा एक प्रश्न होता है, उसमें हम अक्सर ये देखते हैं कि जो अध्यापक का दृष्टिकोण है वह हमें पढ़ा दिया जाता है। और शायद कविता तो व्याख्या के लिए स्वतंत्र होती है, उसकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं। तो ऐसा क्या हो या क्या ऐसा शिक्षक करें कि बच्चों में वह दृष्टिकोण पैदा हो, और क्या ये भी है कि कहीं ना कहीं उनकी भी समझ उतनी ही है शिक्षकों में? असल बात यही है कि जो शिक्षक हैं वे छन्नी से नहीं लाए गए हैं, बल्कि अब तो कहावत प्रसिद्ध हो गई जनता में, जो जिसको कहीं नौकरी ना मिले उसको मास्टर बना दो। और यह भी कि मास्टर के लिए कोई लड़की देने तैयार नहीं होता, ये आलम है प्राथमिक पाठशाला के टीचर्स का। तो मैं इस मत का हूँ कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स चाहे आप भले किसी को बना दें, लेकिन प्राथमिक पाठशाला का शिक्षक बनाने के लिए बड़े बड़े छन्ने लगाए जाना चाहिए और बहुत ठीक ढंग से उनका सिलेक्शन हो, ताकि वे बच्चों को वह दे। हमारे समय में हमारे गुरुजी कहते थे कि अच्छा आप तुम सुनाओ इस हिस्से को पढ़ के और अर्थ करो और समझाओ हमें। तो हम लोगों की स्कूल में ड्यूटी लगती थी उस समय के अपन को कल ये कविता पढ़ाना पड़ेगी क्लास में। कई बार एक गुरुजी थे हमारे सीनियर वृंदावन सिंह ठाकुर, अब तो वो संसार में नहीं है, लेकिन गुरुजी कहते थे कि हम कुर्सी सरका के बैठ रहे तुम हमारी जगह खड़े होकर पढ़ाओ कविता। तो वो प्रयोग अब बंद हो गए। अब बड़ी जल्दी में हैं टीचर, जिस कविता को समझाने में 4 पीरियड चाहिए उसे आधे पीरियड में समझा के भाग जाना चाहते हैं। ये जल्दबाजी का है कि ये मुझे पता नहीं। पूरे देश में एक विकट जल्दबाजी आपको मिलेगी। बाइक लिए कोई जा रहा है तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है जल्दी पहुंचना, मगर वो इतनी तेज़ चलाएगा कि हमें लगता है कि जनसंख्या कम ना होने लगे इस तरह से। और घर में लोग चिंता करते हैं बच्चों की। कार वाला फास्ट ड्राइव, जिसे देखिए आप सड़क पर अध्ययन करें, आप जिसे देखिए वो एक बिना काम की जल्दी में है, बिजी विदाउट वर्क लगा है दौड़ में। काहे की दौड़ है भैया? शांत चित्त से ही अध्ययन अध्यापन होता है। जब तक मन स्थिर नहीं है तब तक अध्ययन अध्यापन नहीं होता। संस्मरण या वाक्य बहुत सारे वरिष्ठ लोग सुनाते हैं जो डॉक्टर हरि सिंह गौर के गृह प्रवेश का वो है, वो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे हमारी जनरेशन के लोगों ने वो नहीं सुना है। हाँ, मेरे पिता ने कराया था वो गृह प्रवेश। तो मेरे पिता पुजारी थे, पंडिताई करते थे और परकोटा पर पंडित काशीनाथ पाठक के साथ में रहा करते थे। उनका संस्कृत का और ज्योतिष का विद्यालय चलता था, काशीनाथ जी पाठक का, और सागर दिवाकर पंचांग निकलता था, उसका गणित मेरे पिता किया करते थे, जो आगे चल के बंद हो गया। तो गौर साहब जब यहाँ आए और उन्होंने कहा कि मॉडल हाउस का गृह प्रवेश कराना है, तो मेरे नाना थे काशीनाथ जी पाठक, उनने कहा कि तुम चले जाओ शादीलाल, मेरे पिता का नाम था शादीलाल आचार्य। तो वो सुबह समय पर पहुंच गए। स्वर्गीय गोपीलाल श्रीवास्तव एडवोकेट उस समय रेक्टर थे यूनिवर्सिटी में, और वे मेरे पिता के बहुत अच्छे यजमानों में थे। तो उन्होंने कहा कि देखो एक चीज़ याद रखना कि कोई भी सामान फेंके ना, बहुत विकट कंजूस हैं गौर साहब। तो मेरे पिता ने कहा ठीक। तो जब पूरी उनने गृह प्रवेश की प्रक्रिया सब करा दी, तब थोड़े से चावल और एक पान का पत्ता उन्होंने बचा लिया और एक फूल, और जब सब खत्म हो गया पूजन, तो उन्होंने पिता ने उस पान के पत्ते पर वो फूल रखा और सारे चावल समेट कर उसी पर रखे और गौर साहब के हाथ में देकर मंत्र पाठ करके बोले इसको यहाँ चढ़ा दीजिए, पूजा संपूर्ण हुई। तो गौर साहब ने एक उंगली उठाकर कहा ओ गुड।
बड़े प्रसन्न हुए, उस कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ उससे। और फिर उन्होंने एक 11 रुपए का इतना बड़ा लाल रंग का चेक उनको दिया उसमें दक्षिणा में, जिसको मेरे पिता ने कभी कैश नहीं कराया, बहुत दिनों तक रखे रहे। फिर वो अम्मा जी की पेटी में चला गया। फिर अम्मा की मृत्यु हुई तो बहनें जुट गई, पेटी वेटी खोल के कौन ले गई, कहाँ किया, या फाड़ के फेंक दिया, मुझे जानकारी नहीं। ये वो प्रसंग था। दूसरा एक प्रसंग मैं और सुनाना चाहूँगा। शिवशंकर केसरी ने मंच पर सुनाया था। शिवशंकर केसरी अभी 90 वर्ष से ज़्यादा के होंगे, अभी भी वे एक्टिव हैं। हाँ, और चलते फिरते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इंटरमीडिएट किया था और हम लोग चाहते थे कि कॉमर्स फैकल्टी भी खुल जाए। 46-47 की बात है, कॉमर्स फैकल्टी खुली नहीं थी। तो हम लोग गौर साहब से मिलने चले गए टाइम लेके। तो वे धूप में कुर्सी बैठे सेंक रहे थे, धूप ठंड के दिन थे। हम लोगों ने जाकर उनसे बात करना शुरू की कि सर वी आर दी स्टूडेंट्स ऑफ BCom एंड वी वांट ए कॉमर्स फैकल्टी। तो उन्होंने एक हाथ उठाकर कहा, अरे सारे हम ऐसे यहाँ अंग्रेजी फर रहा है, बुंदेली नहीं आउट। तो फिर हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए। फिर उन्होंने कहा जा खुल जाए भगो, और कॉमर्स फैकल्टी इस तरह खुली। और ये प्रसंग शंकर केसरी ने ज्वाला प्रसाद जोशी इंस्टीट्यूट में हुई एक कार्यक्रम में सुनाया था मंच से। मैं उसमें था, अध्यक्षता कर रहा था। आप व्यंग को एक तरह से लठैती कहते हैं कि वो रजोगुणी है, क्षत्रिय धर्म है। नए जो लोग व्यंग लिखना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो जो तिरछापन, वो पैनापन व्यंग में आप निकालते हैं, वो किस तरह से? कई लोग जो है गाली देना नहीं चाहते, और राम को भी प्रणाम, रावण को भी प्रणाम, और विभीषण को भी प्रणाम, इसलिए व्यंग नहीं लिखते। अगर व्यंग लिखेंगे तो जिस पर केंद्रित है उसकी तो पता चली जाएगी। जैसे पूंछ लाने की संस्कृति आपने सुना, तो आपकी समझ में कई लोगों के फोटो घूम रहे होंगे दिमाग में आपके, कि कौन कैसे कहाँ से जंप करके कहाँ पहुँच गया, हाउ एंड वाई, दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई। तो व्यंग लिखना कष्ट का काम तो है ही, और व्यंग लेखन के लिए कीमत भी चुकाना पड़ती है। कविता के लिए कीमत नहीं चुकाना पड़ती। शरद जोशी और परसाई जी के नाम से तो हम सभी परिचित हैं। इनके अलावा ऐसे कौन से व्यंगकार हैं? सबसे बेहतरीन व्यंगकार हुए श्रीलाल शुक्ल। उनने राग दरबारी नाम का एक उपन्यास लिखा, उसको जरूर पढ़िए आप। परसाई जी का एक उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, वो भी आप जरूर पढ़िए। एक बलचनमा नाम का उपन्यास है नागार्जुन का, वो भी आप अवश्य पढ़िए। ये सब व्यंग उपन्यास हैं। और इनके अलावा अजातशत्रु, शरद जोशी, परसाई, अजातशत्रु, श्रीलाल शुक्ल और बाबू बाल मुकुंद गुप्त बहुत पहले हुए। और भंगेड़ी के नाम से वो लिखा करते कि भांग पी कर ज्यों हुई मैं लेटा तो मुझे लाट साहब दिखाने लगे, सामने दिखने लगे। इस तरह लिखते थे उस ज़माने में 1910 के आसपास। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त। और वेद व्यास ने जो नारद चरित्र में नारद का बंदर का मुंह बना दिया था, याद है वो घटना कि मैं हरी जैसा? हाँ, तो हरी यानी बंदर होता है, तो जैसे ही उनने बना दिया था, तो वो भी एक तरह का व्यंग ही है। और तुलसीदास ने भी व्यंग का इस्तेमाल किया है कि हे राम, सन्यासी बहुत से आए और उनके पैर पकड़ के कहने लगे, हे राम तुम अब जब लौटो तो हमारी कुटियों के यहाँ से लौटना, तुम्हारे चरणों के स्तर से सब पत्थर स्त्रियाँ बन जाएंगे, तो हम सब शादी कर लेंगे उनसे। तो ये व्यंग जो है वो हमेशा मौजूद रहा है, कभी गया नहीं है। लेकिन जैसे पर्दा करती हैं बहुएं ससुर से, उसी तरह आम पाठक व्यंग से पर्दा करता है। पाठक करे ना करे, लेकिन रचनाकार तो करते ही हैं। अच्छा, मैं आपसे 5 ऐसे रचनाकारों के नाम और 5 ऐसी कृतियों के नाम जो हर किसी को पढ़नी ही चाहिए, और यदि आप फिल्में देखते हैं तो मैं 5 फिल्मों के नाम भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप लोगों को सुझाव देंगे कि ये ज़रूर देखें। फिल्में तो देखना चाहिए लोगों को। मदर इंडिया, द गाइड, संगम, गंगा जमुना, और एक फिल्म देखना चाहिए उनको, अली बाबा 40 चोर।
क्योंकि पूरा संसार जो है प्रतीकात्मक है, वो अली बाबा और 40 चोर ही घूम रहे हैं पूरे संसार में। तो ये 5 फिल्में मैं एडवाइस करता हूँ। और रचनाओं में मैं कहता हूँ जिसने रामचरितमानस नहीं पढ़ी उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो रामचरितमानस मस्ट अवश्य पढ़ना चाहिए, अर्थ सहित पढ़ना चाहिए। और फिर हरिशंकर परसाई की रानी केतकी की कहानी के उलट जो लिखी गई है नागफनी की कहानी, वो पढ़ना चाहिए। राग दरबारी ज़रूर पढ़ना चाहिए एक बार। राग दरबारी के पढ़ने से आपको पूरी ग्रामीण राजनीति 1 मिनट में समझ में आ जाती है। और जब पढ़ें तो ख्याल रखें कि जो वैद्य जी हैं उसमें मुख्य चरित्र भी जवाहरलाल नेहरू का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वैद्य जी के बाद उनके लड़के बद्री आते हैं पॉलिटिक्स में, तो उनकी भी बच्चे आते हैं पॉलिटिक्स में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उस रचना पर। और रामधारी सिंह दिनकर की एक पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, वो अवश्य पढ़ना चाहिए। वो इट इज़ दी ग्राउंड स्टोन, आधार का पत्थर है भारतीयता को समझने के लिए। तो विनय पत्रिका भी पढ़ लेना चाहिए। विनय पत्रिका से भी कई चीज़ें सामने आती हैं। विनय का क्या महत्व है, विनय के बिना कुछ नहीं होता। कबहू अम्ब अवसर पाए द्याय वो कछु सुधी मेरी करुण कथा चलाए। तुलसीदास कहते हैं सीता से माँ कभी समय पाकर कोई दुखद कहानी सुनाकर मेरी चर्चा राम जी से कर देना। तो विनय पत्रिका भी काम आती है बहुत कभी कभी। जहाँ सारे अस्त्र व्यर्थ हो जाते हैं उधर विनय पत्रिका काम आ जाती है, इसलिए उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, आप उस दौर में विश्वविद्यालय में थे जब हमारे यहाँ मुक्ति बोध सृजन पीठ जैसी संस्था थी। तो पहला सवाल तो ये कि कितनी आवश्यकता है हमें ऐसी संस्थाओं की, और दूसरा कि अब ऐसी प्रयास क्यों नहीं हो पा रहे हैं। मुक्ति बोध सृजन पीठ विश्वविद्यालय की नहीं थी जी। मध्य प्रदेश सरकार ने संस्कृति विभाग ने कुछ लोगों को 10,000 रुपया मासिक देकर विश्वविद्यालयीन परिसरों में एक बंगला अलाट करवा के वहाँ पर कार्यशालाएं चलाने और बच्चों को लिखने की तहजीब और तमीज़ सिखाने के लिए भेजा था। तो उन लोगों में सागर में परसाई जी आए थे और वे 2 महीने बाद इस्तीफा फेंक के चले गए थे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो त्यागपत्र दे के चले गए थे। बाकी कई लोग अभी तक हैं, उनको भोपाल से मिलती है 10,000 रुपया पेंशन टाइप है वो, और उसका मुक्तिबोध से बहुत लेना देना नहीं है। जबकि अपने यहाँ मुक्तिबोध पाठ्यक्रम में है तो वो विभाग में विधिवत पढ़ाए जाते हैं। भूल गलती आज बैठी है जरा बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, इब्न सिन्ना अल गजाली अल बरूनी सबसे पैसा ला रहे हैं खामोश, शाही धाक का सिर्फ सन्नाटा लेकिन ना जमाना सांप का काटा। मुक्तिबोध को हम लोगों ने पढ़ाया है क्लासेस में, लेकिन मुक्तिबोध जो पीठ है उसमें आज तक कभी मुक्तिबोध पर कुछ नहीं हुआ। बाकी कहानियाँ लेखन पर हुआ, कविता लेखन पर हुआ, निबंध लेखन पर हुआ, मुक्तिबोध पर कुछ नहीं मैंने देखा अभी तक। तो सरकारी जो तंत्र है उसकी अलग तमीज़ है और अपनी अलग है विश्वविद्यालय की। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने रूसी, अंग्रेजी, अमेरिकन और अफ्रीकी लोगों को विश्वविद्यालय में पढ़ते देखा है। 1964 में मैं विश्वविद्यालय में गया था पढ़ने, तब ये सब लोग आते थे पढ़ने। और हिंदी का एक डिप्लोमा कोर्स पढ़ने आती थी इंग्लिश लेडीज़, तो उनको अंग्रेजी में हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता था। ऐसा बड़ा गौरव था इस विश्वविद्यालय का। कैम्ब्रिज बनाया था हरि सिंह गौर ने यहाँ। तो आचार्य जी, हम लगभग बातचीत के आखिरी उसमें है। यदि कोई ऐसा सवाल जो मुझसे छूट गया हो लेकिन आप समझते हो कि बहुत ज़रूरी है, जिसको आप जवाब देना चाहें तो आप ज़रूर उसका, या कोई संदेश अंततः आप देना चाहते हैं। संदेश तो मैं नई पीढ़ी से प्राप्त करना चाहता हूं क्योंकि नई पीढ़ी जो संसार देख रही है वो मैंने नहीं देखा। मैं एक बैकवर्ड दुनिया का आदमी हूं और नई जो मोस्ट फॉरवर्ड संसार है उसमें नए नए संदेश, नई नई तरक्कियां, नई नए आविष्कार हो रहे हैं। उनकी ठीक ठीक जानकारी नहीं तो वो लेना अच्छा रहेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सच बोलिए, सच लिखिए, चाहे जैसे आपसे बने। व्यंग में लिखें, कविता में लिखें, कहानी में लिखें, भाषण में बोलें, सच बोलिए। सच की अपनी बड़ी ताकत होती है। सच के बूते गांधी ने ब्रिटिश एम्पायर उखाड़ के फेंक दी भारत से बिना कोई डंडा उठाए। तो सच बोलिए, सच के सिवा और कुछ ना बोलें, ये मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आपको धन्यवाद। खूब प्रसन्न रहें, खूब तरक्की करें, खूब आनंद और स्वास्थ्य लाभ करें। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।